बात है 18 जुलाई 1947 की, जब एक तरफ आजादी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ राजा रजवाड़ों में हड़कंप मचा था, क्योंकि इसी प्रस्ताव में ये तय किया गया कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, पहला हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। बात यहीं तक सीमित नहीं थी कि भारत को आजादी मिल रही है, बल्कि भारत की जैसलमेर, उदयपुर, धौलपुर, भोपाल आदि रियासतें भी पाकिस्तान में शामिल होने वाली थी। लेकिन फिर कैसे मेवाड़ के राजा राणा भोपाल सिंह और वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना की चालाकी को परखकर इन रियासतों को बचा लिया, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत सी रियासतों के राजा इस बात को लेकर असमंजस में थे कि पाकिस्तान में जाया जाए या स्वतंत्र रहा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान तो आखिरी विकल्प था ही। लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां ये तय कर चुके थे कि उन्हें हर हाल में भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करना है। अब भोपाल के नवाब के सामने समस्या ये थी कि भोपाल को पाकिस्तान में मिलाया कैसे जाए, क्योंकि भोपाल कोई चीज तो था नहीं जिसे उठाया और पाकिस्तान में मिला दिया जाए। इन दोनों के बीच कुल 5 रियासतें थी, जिसमें से 3 बड़ी रियासतें थी राजस्थान की। वो राजस्थान जहां महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लिया, उस धरती को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस बात को लेकर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां काफी दिमाग लड़ा रहे थे। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और रियासतों के राजाओं से मुलाकात शुरू कर दी। उन्हें भरोसे में लेने के लिए जिन्ना कोरे कागज पर सिग्नेचर करते और हर एक राजा को ये यकीन दिलाते कि अगर वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल कर देते हैं तो उनकी हर एक शर्त मान ली जाएगी। इस तरह जिन्ना और नवाब ने मिलकर अधिकांश रियासतों को राजी कर लिया। अब वो दिन दूर नहीं था जब आधा राजस्थान पाकिस्तान का हिस्से बनने वाला था। लेकिन जिन्ना का बना बनाया खेल बिगड़ गया, एक राजा की हट के कारण। कहते हैं कि जिन्ना और नवाब के पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव का उस देशभक्त महाराणा ने ऐसा करारा जवाब दिया कि नवाब को भी मजबूर होकर भोपाल को भारत में शामिल कर पाना पड़ा। कौन थे ये राजा और क्या थी इनकी कहानी, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब राज्य रजवाड़ों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विलय करने की कवायद चल रही थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 से। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चुनाव हार जाते हैं। उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट रिचर्ड एटली। ये वो दौर था जब एक तरफ भारत में आजादी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे और दूसरी तरफ जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे। भारत के इन हालातों से निपटने के लिए उस समय के वायसराय आर्चीबाल्ड वॉवेल नाकाम हो रहे थे। 12 जनवरी 1947 लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया गया। अब एक तरफ भारत में आजादी की लहर चरम पर थी और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आंदोलन किए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 2 बार विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इन दोनों आंदोलनों को कुचलकर भारत पर अपना राज कायम रख सके। इसीलिए ब्रिटेन की संसद में भारत की आजादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कुल 20 धाराएं थी। इस प्रस्ताव की हर एक धारा से भारत का भविष्य तय होना था। दुर्दिन के मसीहाओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान की आजादी की नाव रजवाड़ों के चट्टान से टकराएगी। सर तेज बहादुर सप्रू का यह वक्तव्य सच साबित हुआ जब इस प्रस्ताव में रियासतों को आजादी दे दी गई। अब वो कैसे? वो ऐसे कि साल 1823 तक भारत की लगभग सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी में संधि कर चुकी थी, या यूं कहे कि अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन ब्रिटेन की संसद में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसकी धारा 8 में ये साफ साफ लिखा गया कि सभी रियासतों को ये आजादी होगी कि वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में जा सकती है या फिर स्वतंत्र रह सकती है। यानी अब एक बार फिर भारत की रियासतें आजाद हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अधिकांश रजवाड़ों के राजा खुद को भारत से अलग और आजाद रखना चाहते थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान बनाना, सरदार वल्लभ पटेल सभी रियासतों को मिलाने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर उस दौर के राजस्थान को देखा जाए तो साल 1947 तक यहाँ 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों में से अगर जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ रियासत पाकिस्तान में जाने के लिए राजी हो जाते तो इंदौर और बड़ौदा के राजाओं को मनाकर नवाब हमीदुल्लाह खां भोपाल को पाकिस्तान में शामिल कराने का अपना सपना पूरा कर सकते थे। उस वक्त पूरे भारत में कुल मिलाकर 565 राज्य रजवाड़े थे। अब आप सोचिए जरा, अगर ये सभी स्वतंत्र रह जाते तो 565 छोटे छोटे देश बन जाते। इसलिए एक शर्त ये रखी गई कि जिन राष्ट्रों की आबादी 10 लाख से ज्यादा और सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होगी, उन्हें रियासतों को स्वतंत्र रखा जा सकेगा। आसान भाषा में समझे तो स्वतंत्र रहने का हक सिर्फ और सिर्फ बड़ी रियासतों का होगा। इस शर्त के चलते बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें खुद ब खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बन गयी। लेकिन जो
रियासतें स्वतंत्र थी, उनके राजा चाहते थे कि भारत उनकी हर एक मांग को स्वीकार कर सके। राजाओं की इसी लालसा का फायदा उठाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान के पक्के दोस्त थे और हमीदुल्लाह खान उस दौर में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल भारतीय रियासती राजाओं का एक संगठन था जो राजाओं के अधिकारों को आगे रखता था। इसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता था। साल 1920 में जब इसका गठन किया गया तो इसके पहले अध्यक्ष बने महाराजा गंगा सिंह, लेकिन उनके देहांत के बाद अध्यक्ष बदलते गए और छठे अध्यक्ष बने थे नवाब हमीदुल्लाह खान। अध्यक्ष होने के नाते हमीदुल्लाह के सभी राजाओं से बहुत अच्छे संबंध थे। हमीदुल्लाह की मदद से जिन्ना किसी भी राजा तक आसानी से पहुंच सकते थे। वहीं दूसरी तरफ धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसलिए वो जिन्ना और हमीदुल्लाह के साथ मिल गए और उन तीनों ने जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ के राजाओं को मनाने की कवायद शुरू की। इधर दूसरी तरफ भारत ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। वीपी मेनन वो शख्स थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे और राज्य रजवाड़ों के बारे में काफी अच्छे जानकार। अंग्रेजों ने पटेल और जिन्ना दोनों को एक एक विलय पत्र दिया और कहा कि वो आजादी मिलने से पहले जितनी रियासतों को अपने देश में मिला सकते हैं मिला लें। पटेल और मेनन इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते का रोड़ा बन रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस दौर में बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी हुई थी और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकती थी। ऐसी रियासतों के राजाओं को जिन्ना स्वतंत्र रहने के लिए उकसा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कई रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान तो जा सकती थी, लेकिन वहाँ की जनता भारत में ही रहना चाहती थी। ऐसी रियासतों को वे धौलपुर के राजा उदयभान सिंह और हमीदुल्लाह खान की मदद से पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए राजी कर रहे थे। कहते हैं कि जिन्ना को पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने जोधपुर को राजी किया। दरअसल उस वक्त जोधपुर के नए नए राजा बने थे महाराजा हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह भारत में शामिल होने की घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन जिन्ना, नवाब और उदयभान सिंह ने मिलकर उन्हें जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी किया। हनुमंत सिंह नवाब की बातों में आकर जैसलमेर के महारावल को मनाने में जुट गए और इस तरह से जैसलमेर और जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। ये दोनों रियासतें पाकिस्तान के करीब थी और दोनों की आबादी 10 लाख से ज्यादा, इसीलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र थे। यानी नवाब का भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का सपना लगभग पूरा हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रियासत को राजी करना बाकी रह गया था और वो थी मेवाड़ रियासत। ये वही मेवाड़ था जो महाराणा प्रताप की धरती थी और महाराणा प्रताप के वंशज राणा भोपाल सिंह उस वक्त मेवाड़ के राजा थे। अब जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिल जाता, भोपाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना नामुमकिन था। लेकिन जिन्ना, नवाब और राजा उदयभान सिंह इन तीनों में ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राणा भोपाल सिंह के सामने जाकर उन्हें पाकिस्तान में मिलने के लिए मना ले। इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा और मेवाड़ को पाकिस्तान में मिलाने का लालच दिया। इस पत्र को पढ़कर राणा भोपाल सिंह ने जो जवाब दिया, उसे पढ़कर नवाब की आंखें शर्म से झुक गई। उस पत्र में लिखा था कि मुझे कहाँ मिलना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए ये मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दिया था। यदि वो थोड़े भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबादी जितनी भी रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं करूंगा, मैं हिंदुस्तान के साथ। दरअसल साल 1947 तक हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन अगर महाराणा प्रताप अकबर के आगे झुके होते तो मेवाड़ भारत की सबसे बड़ी रियासत होता। इसकी गवाही इतिहास भी देता है। इतिहास के पन्नों में झांक कर अगर देखा जाए तो अकबर मेवाड़ के बदले महाराणा प्रताप को एक वक्त पर आधा हिंदुस्तान भी उपहार में देने का वादा कर चुका था। लेकिन अकबर के इस प्रस्ताव को भी राणा ने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए ठुकरा दिया। अगर वो अकबर के आगे झुक जाते तो मेवाड़ हैदराबाद से कई गुना बड़ा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब महाराणा प्रताप नहीं झुके तो राणा भोपाल सिंह कहाँ झुकने वाले थे। आखिर उनकी रगों में भी तो महाराणा प्रताप का ही खून दौड़ रहा था। भोपाल सिंह के दो टूक जवाब से नवाब और जिन्ना ये समझ गए थे कि मेवाड़ पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिलता, तब तक भोपाल को भी पाकिस्तान में नहीं मिलाया जा सकता। थक हार कर नवाब को भी विलय पत्र सिग्नेचर करने पड़े और भोपाल को भारत में मिलाना पड़ा। कहते हैं कि महाराणा भोपाल सिंह की हर शर्त मानने के लिए जिन्ना तैयार थे, लेकिन भोपाल सिंह ने अपने देश और प्रजा के हित को सबसे आगे रखा। तभी तो 14 जनवरी 1949 को खुद सरदार पटेल महाराणा भोपाल सिंह से मिलने के लिए उदयपुर पहुंचे। कहते हैं कि जब महाराणा भोपाल सिंह ने पटेल से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया तो सरदार पटेल ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि महाराणा साहब, हम तो आपको दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं, चलिए दिल्ली का सिंहासन संभालिए। आपके पूर्वजों द्वारा देश हित में जो कुर्बानियां दी गई थी, उन्हीं की वजह से तो आज ये अवसर आया है।
कहते हैं कि सरदार पटेल ने इन बातों को इतनी सरलता और गंभीरता के साथ कहा कि राणा भोपाल सिंह की आंखें डगमगा गई। जिस दिल्ली की सत्ता के आगे कभी मेवाड़ी झुके नहीं थे, उसी दिल्ली का सिंहासन आज मेवाड़ियों के सामने सर झुकाए खड़ा था। उसी दिन मेवाड़ भारत में शामिल हो गया और महाराणा भोपाल सिंह महाराज प्रमुख कहलाए। महाराणा भोपाल सिंह की अटल देशभक्ति ने जिन्ना और भोपाल के नवाब के सपनों पर पानी फेर दिया। आखिरकार नवाब को भोपाल का विलय भारत में करना ही पड़ा। 7 अगस्त 1947 यही वो दिन था जब राजस्थान की रियासत बीकानेर में सबसे पहले भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर किए गए। ये वाकई हर बीकानेरी के लिए गौरव की बात है कि उनकी रियासत सबसे पहले भारत का हिस्सा बने। इसके बाद एक एक करके सभी रियासतें भारत में शामिल होती गयी। हालांकि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह अब भी भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने के लिए इतने बेकरार थे कि उन्होंने सरदार पटेल के साथ ही वीपी मेनन पर भी बंदूक तान दी। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट नामक अपनी किताब में खुद वीपी मेनन ने इस घटना का जिक्र किया, लेकिन 9 अगस्त 1947 को उन्होंने यानी कि हनुमंत सिंह ने भी विलय पत्र पर साइन कर दिया। अब बात हो रही है धौलपुर की, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने जब ये देखा कि भोपाल के नवाब समेत सभी राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो सबसे आखिर में यानी कि 14 अगस्त 1947 को आजादी मिलने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने भी विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए और इस तरह से राजस्थान के सभी रियासतें और ठिकाने अब भारत का हिस्सा बन चुके थे, जिन्हें एक साथ लाकर राजस्थान का निर्माण किया गया और इस तरह से रंगीला राजस्थान बना जो अपनी खूबसूरती, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि आज हम जो राजस्थान भारत के नक्शे में देखते हैं, इसे बनाने में 8 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों को आपस में मिलाकर बेहतर राजस्थान संघ को बनाया गया। यही वो दिन था जब भारत के मानचित्र में राजस्थान ने जन्म लिया। इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। महाराणा भोपाल सिंह के देश प्रेम की वजह से जैसलमेर से लेकर भोपाल तक का हिस्सा पाकिस्तान में जाने से बच गया और बाकी सभी राजाओं को भी भारत का हिस्सा बनना पड़ा। फिर साल 1947 में आजादी मिलने के बाद एक एक करके रियासतों को आपस में मिलाया गया और करीब 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजस्थान का निर्माण किया गया। हालांकि इसके बाद भी काफी समय लगा उस राजस्थान को बनने में जिसे आज हम भारत के नक्शे में देखते हैं। लेकिन इन 8 सालों में हजारों दिलचस्प किस्से और कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज होती चली गई, जिन्हें फ्रीडम एट मिडनाइट, ट्रांसफर ऑफ पावर, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया जैसे कई किताबों में समेटा गया है। अगर आप भी ऐसे कई दूसरे किस्से और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट दिलचस्प कहानियों के माध्यम से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।